गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में क्लास 11th में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने ऊर्जा पढ़ा दिया था, अब है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो क्या है ये नियम? क्या है कि यदि बल संरक्षीय है, यदि बल संरक्षी है तो कण की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यदि बल संरक्षी है तो कण की यांत्रिक ऊर्जा अचल रहती है या संरक्षित रहती है। यह है कि किसी कण की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा अचल होती है, संरक्षित होती है। ये घटती बढ़ती नहीं है। सिर्फ ये होता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब पर ये कब होगा? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित कब रहेगी? जब उस कण पर आरोपित बल संरक्षी हो। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखिए इसको, जैसे यहां पर ये कोई पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान है m। इस पिंड को यहां से h ऊंचाई तक उठाकर यहां तक लाया गया, ऊपर की ओर h ऊंचाई तक उठा के यहां पर लाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि m द्रव्यमान का कोई पिंड धरातल से h ऊंचाई पर रखा हुआ है। अब यहां से हम इसको नीचे छोड़ रहे हैं, तो जैसे से नीचे आएगा तो इस ऊर्ध्वाधर तो जब ये नीचे की ओर आएगा तो इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा अचल रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो हमने यहाँ पर तीन बिंदु ले रखे, तीन स्थितियां, कि जब ये पिंड यहां पर था ए पर हम इसकी यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे, बी पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे, सी पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे। और जब तीनों जगह पे हम इसकी यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये यांत्रिक ऊर्जा हर जगह क्या है? अचल है। तो इसी को हम निकाल रहे हैं कि माना ये पिंड प्रारंभ में धरातल से h ऊंचाई पर है, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है? h है। इसका द्रव्यमान है m, और यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है इस स्थान पे वो है स्मॉल g। तो a बिंदु पर इस पिंड या कण की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ m इंटू वेग। तो वेग क्या है यहां पे? जब यहां से इस कण को मुक्त रूप से नीचे की ओर छोड़ा जाएगा तो इसका वेग यहां पर क्या रहा होगा? इसका वेग यहां पर शून्य रहा होगा। ठीक है, इस कण का प्रारंभिक वेग क्या है? यहां पे शून्य। तो इसलिए इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य। तो ए पर कण की गति ऊर्जा शून्य है। फिर ए बिंदु पर इसी कण की स्थितिज ऊर्जा, तो ए पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है m यानी द्रव्यमान ms का इंटू गुरुत्वीय त्वरण g इंटू ऊंचाई कहां से? धरातल से। तो इस कण की धरातल से ऊंचाई क्या है? ये है ऊंचाई h। तो हमने इसकी ऊंचाई h ले ली। तो यहां पर ये देखिए, इसकी गतिज ऊर्जा आ गई, इसी की यहां पर स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो a बिंदु पर कण की यांत्रिक ऊर्जा, तो इसकी यहां पर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा।
तो निकालिए यहां पर ए पर इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, गति ऊर्जा क्या थी, ये गति ऊर्जा 0 ये वाली, और स्थितिज ऊर्जा हमने ये निकाल रखी है, तो गति ऊर्जा के स्थान पे 0 और स्थितिज ऊर्जा के स्थान पे क्या आ गया, mgh। तो ए पर इस कण की यांत्रिक ऊर्जा आ गई mgh। इसको हम रिजल्ट 1 लिख देते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि ए पर इस कण की यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ गई, mgh। इसको हमने परिणाम नंबर 1 लिख दिया। अब ए पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा आ गई, अब बी पर लिखते हैं। ये कण जब नीचे की ओर गति करता हुआ आएगा, इसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका वेग नीचे की ओर आने में बढ़ेगा। तो माना ये कण ए से बी पे आ गया, ए से बी पर आने के दौरान ये x दूरी कवर कर लेता है, ये x गहराई तक गिर जाता है नीचे। तो यहां पर b पर इसका वेग हम निकालेंगे, माना b पर इसका वेग है v, तो b पर वेग v मान लिया, a पर प्रारंभिक वेग 0 है, दूरी यहां पर x है। तो हम यहां पर गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करके, तो a से b तक की गति में, a से b तक की गति में किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, गति के तृतीय समीकरण का, v² बराबर u² प्लस 2as से हम आगे हल करेंगे। v मतलब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग हमने v मान रखा है, v के स्थान पे v आ जाएगा। u प्रारंभिक वेग ये 0 है, a से b तक की गति में a पर प्रारंभिक वेग 0, u का मान 0, b पर अंतिम वेग v, वो v की जब v रख दिया, प्लस के प्लस 2a, a मतलब त्वरण, तो यहां पर a के स्थान पर आएगा गुरुत्वीय त्वरण g, s मतलब ये गहराई x। तो हमारे पास यहां पर आ गया v² = 2gx, ये v² आ गया। तो अब हम यहां पर जब v² का मान निकाल चुके हैं, तो हम b पर गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। b पर वेग v का मान मिल गया यहां से, तो b पर कण की गतिज ऊर्जा, तो b पर कण की गतिज ऊर्जा आ गई 12mv², ये इसका फॉर्मूला है गति ऊर्जा का, कि हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग, तो वेग का वर्ग आ गया यहाँ पे, इस मान को हम यहां पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 12mv² के पे 2gx। तो ये कितना आ गया, ये आ गया b पर गतिज ऊर्जा, ये आ गया mgx, ये यहां पर b पर गतिज ऊर्जा आ गई। इसके बाद हम b पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी यांत्रिक ऊर्जा निकालनी होगी तो हमें स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है, गति ऊर्जा भी निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा। तो गति ऊर्जा निकल गई b पे, अब b पर निकालिए, b पर गतिज ऊर्जा आ गई mgx। अब b पर निकालेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, तो b पर स्थितिज ऊर्जा, तो b पर स्थितिज ऊर्जा सूत्र रहेगा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू गहराई, ठीक है, ये ऊंचाई। तो यहां पर जब कण यहां पर आ गया होगा, अब हम b पे निकाल रहे हैं, तो b पर स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसकी कहां से, धरातल से। स्थितिज ऊर्जा के लिए ऊंचाई हमेशा धरातल से निकालते हैं कि इस कण की धरातल से ऊंचाई, तो ये ऊंचाई h है, ये ऊंचाई x है, तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी, h माइनस x, h माइनस x, ये आ गया। तो b पर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा mg इंटू ऊंचाई, ऊंचाई के पाएगा h माइनस x। अब इसको हम लिख सकते हैं mg, अंदर मल्टीप्लाई किया h माइनस mg x, ये गति स्थितिज ऊर्जा आ गई। और b पर हमारे पास गति ऊर्जा क्या थी, mg x, ये हम पहले निकाल चुके थे।
बी पर गतिज ऊर्जा पहले हम निकाल चुके थे mgx, तो निकालिए बी पर कण की यांत्रिक ऊर्जा, कण की बी बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा। तो ये ऊर्जा आ जाएगा गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, तो जोड़िए इन दोनों को। गतिज ऊर्जा है बी पर कितनी mgx और यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या है mgh माइनस mgx, तो ये प्लस mgx माइनस mgx कैंसिल हो गया, ये आ गया ओनली mgh। हमने देखा था ए पर भी यांत्रिक ऊर्जा mgs थी, बी पर भी यांत्रिक ऊर्जा क्या आ गई, बी पर यांत्रिक ऊर्जा mgh आ गई। इसी प्रकार से सी पर निकालेंगे यांत्रिक ऊर्जा, तो सी पर कैसे निकालेंगे, सी पर निकालेंगे हम पहले गतिज ऊर्जा, फिर सी पर स्थितिज ऊर्जा, तब निकलेगा सी पर यांत्रिक ऊर्जा। तो जब सी पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो ये कब निकलेगा, जब सी पर वेग निकलेगा। तो सी पर वेग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए से सी तक की गति देखिए, ए पर प्रारंभिक वेग 0, सी पर वेग मान लीजिए, माना v1, सी पर वेग v1 मान लिया, तो हम इस v1 का मान ज्ञात कर लेंगे, तब सी पर हम गतिज ऊर्जा भी निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे ए से सी तक की गति में, ए से सी तक की गति में वही गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका प्रयोग करेंगे। v के स्थान v माने अंतिम वेग, तो a से c तक की गति में अंतिम वेग ये हो जाएगा v1, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। तो v मतलब अंतिम वेग के स्थान पे क्या रख देंगे हम, v1 स्क्वायर, u के स्थान पे 0, प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है, प्लस 2a, माने इस स्थान पे त्वरण। तो ये ऊर्ध्वाधर गति है, तो ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण क्या होता है, स्मॉल g, ठीक है। और s यानी ऊंचाई, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, ये टोटल ऊंचाई है या गहराई h, याद। तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2gh, ये आ गया हमारे पास v1 स्क्वायर आ गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये इससे हम वेग v1 का मान c बिंदु पर जो वेग है उसका मान निकाल सकते हैं। यानी जब ये पिंड यहां से नीचे की ओर आया होगा, तो ठीक जब ये इस c बिंदु के ऊपर आ गया होगा, तो उस समय इसका वेग हमने क्या मान रखा है, v1 मान रखा है। तो वहां पर उस v1 का मान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हम c पर जब v1 निकल जाएगा तो c पर गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो कण की c पर गतिज ऊर्जा, तो कण की c पर गतिज ऊर्जा यह आ जाएगी हाफ m v1 स्क्वायर। यहां पर वही v1 है तो इसमें v1 लिया है, और इसका मान रखिए हाफ m v1 स्क्वायर के स्थान पर स्क्वायर रखिए 2gh। तो यह आ गया c पर कण की गतिज ऊर्जा, यह आ गया 2 से 2 कैंसिल mgh। तो हम देख रहे हैं कि कण की c पर गतिज ऊर्जा ये आ गई mgh। इसी प्रकार से c बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा भी निकालिए। तो कण की c पर स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होगी, c पर गतिज ऊर्जा तो mgh आ गई, स्थितिज ऊर्जा के लिए वही सूत्र mgh, यानी द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू h। h मतलब इस c पर स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल रहे हैं, तो m यानी द्रव्यमान, g इंटू गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h मतलब इस कण की धरातल से ऊंचाई। तो ये कण इसमें धरातल पे है, तो इस कण की धरातल से ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यहां पर कण की धरातल से ऊंचाई 0 है, तो ये मान c बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर c बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा या c
बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा दोनों निकाल चुके हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं सी बिंदु पर कण की यांत्रिक ऊर्जा। तो कण की सी पर यांत्रिक ऊर्जा, तो यह आ जाएगा गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो सी पर गतिज ऊर्जा कितनी थी, अभी निकाला था mgh, प्लस सी पर स्थितिज ऊर्जा वो 0, तो यह आ गया टोटल mgh। तो हम यहां पर निकाल चुके हैं कि कण की सी बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा ये कितनी आ गई, mgh। तो सी बिंदु पर कण की यांत्रिक ऊर्जा mgh आ गई। इसको माना हम रिजल्ट 5 मान रहे हैं। तो हमने देखा ए बिंदु पर भी कण की यांत्रिक ऊर्जा mgh, बी बिंदु पर भी कण की यांत्रिक ऊर्जा mgh, सी बिंदु पर भी कण की यांत्रिक ऊर्जा mgh आ गई। अर्थात गुरुत्व बल के अंतर्गत पथ के विभिन्न बिंदुओं पर कण की यांत्रिक ऊर्जा अचर है, ये परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के अंतर्गत किसी कण की विभिन्न बिंदुओं पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब गुरुत्व बल कैसा बल है, कैसा बल है गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल है संरक्षित बल। तो हम ये कह सकते हैं कि संरक्षित बलों के अंतर्गत किसी पिंड या कण की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जब ये पिंड यहां से सी पर, जब पिंड नीचे की ओर आया होगा, सी पर गिरा होगा, सी बिंदु पर आया, धरातल पाया, उसके बाद ये स्थिर हो गया, रुक गया होगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो तब इस कण की, जब ये पिंड यहां पर रुक गया तो इसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य हो गई क्योंकि वेग शून्य हो गया होगा, रुक गया है। स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो गई क्योंकि अब धरातल पे, धरातल से ऊंचाई 0 है, तो इस कण की स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो गई जब ये कण यहां पर रुक गया धरातल पे। तो तब वहां पर कुल यांत्रिक ऊर्जा शून्य आ रही है जब ये पिंड रुक गया होगा यहां पे। ठीक है, ये वाली सी पर, ये वाली यांत्रिक ऊर्जा तब है जब ये कण सी बिंदु पर एकदम टकराया होगा, धरातल के बिंदु सी पर कण जैसे ही टकराया होगा वहां पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा mgh आई। ठीक है, कुछ देर बाद ये इस कण का वेग शून्य हो गया, तो थोड़ी देर बाद क्या हो गया, इसकी जैसे इसका वेग शून्य हुआ, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो गई, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो गई क्योंकि ऊंचाई 0 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ये पिंड विराम अवस्था में आ गया होगा बिंदु सी पर, तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो क्या यहां पर यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन हुआ, क्योंकि पहले तो यांत्रिक ऊर्जा mgh थी बार बार। अब यहां पर जब पिंड विराम अवस्था में आ गया तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई। तो तब इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो पहले mgh थी उसका क्या होगा, तो इसका जवाब यह है कि जब पिंड यहां पर विराम अवस्था में आ जाता है तो उस दौरान गति की अवस्था से विराम अवस्था में आने के दौरान क्या होता है, अर्थात जब ये पिंड यहां पर टकराया होगा, टकराने से विराम अवस्था में आने के दौरान इस पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऊर्जा के अन्य रूपों में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि हम ये कहेंगे कि यहां पर यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम को एक नए रूप में कहेंगे कि किसी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, इसको न तो उत्पन्न किया सकता है न तो नष्ट किया सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे यहाँ पर हुआ कि ये गति की अवस्था से जब स्थिर अवस्था में आया पिंड, तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। वहां पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, केवल ऊर्जा अन्य रूपों में परिवर्तित हुई है। ठीक है, जब ये पिंड यहाँ पर गिरा होगा तो ध्वनि भी निकली होगी, तो यानी उससे ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न भी होगी,
हो सकता है कि यहाँ पर टकराने के दौरान कुछ चमक उत्पन्न हुई हो, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हुई। हो सकता है जब यहाँ पर टकराया हो तो इससे ये पत्थर, इसमें क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हुई हो, जिससे कि ये जो पिंड है ये गर्म हो गया हो, तो उससे वहाँ पर उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हुई। तो वो सभी ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई, यांत्रिक ऊर्जा से उत्पन्न हुई। तो यांत्रिक ऊर्जा वहाँ पर अन्य रूपों में परिवर्तित हो गई जब पिंड विराम अवस्था में पहुंचा होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि किसी निकाय की ऊर्जा हमेशा अचर रहती है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया सकता है न तो नष्ट किया सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। थैंक यू।